नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। लगातार ताजा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। विकास सर हो गए, ओझा सर हो गए, बड़े बड़े कोचिंग के मालिक लोग हैं, इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? उनके कोचिंग, विकास सर कोचिंग दृष्टि चलती है, मुखर्जी नगर में बेसमेंट चल रही है, वहाँ 700 बच्चे बैठते हैं। सेम घटना अगर वहाँ हुई होती ना तो कम से कम 300 बच्चे मरते। वो अपने नोट्स बेचेंगे, अपने नॉस्टैल्जिक रील शेयर करेंगे, वो नोट्स बेचेंगे, कोचिंग में गाइडेंस देने आएंगे, अपनी सर्विस का एक्सपीरियंस शेयर करने आएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के बाद यहाँ आते हैं, उसी क्लास में जाते हैं, उनको पता है गलत हो रहा है, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। नैतिकता का जितने टीचर्स पाठ पढ़ाते हैं, अब उन सभी टीचर्स के ऊपर बारी बारी से कोचिंग पर हो रहा है एक्शन। सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले टीचर्स की कोचिंग पर भी ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बाद एक्शन हुआ है। इसमें विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा और पटना के खान सर का नाम शामिल है। इनके कोचिंग सेंटर में अनियमितताएं पाई गई हैं। आइए समझते हैं कि इन कोचिंग सेंटर पर क्या एक्शन हुआ और इस पर विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा के क्या बयान है। जब विकास दिव्य कीर्ति का कोचिंग सील हो गया तो उसके बाद विकास दिव्य कीर्ति का कहना है कि समस्या जितनी सरल दिखती है उतनी सरल नहीं है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बाद से सोशल मीडिया पर तमाम अभ्यर्थी लगातार विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा को, साथ ही साथ तमाम कोचिंग की दुनिया के बड़े नामों को लेकर आक्रोशित हैं। इस घटना के कई दिन बाद विकास दिव्य कीर्ति ने अपना बयान जारी किया और उन्होंने बयान में कहा है कि आईएएस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई। इन छात्रों की मौत ने कोचिंग मंडी पर कड़वा सच एक बार फिर समाज के सामने ला दिया। ठीक है, ऐसे मौके पर कोचिंग सेंटर की पहचान से जुड़े चर्चित चेहरे जैसे कि अवध ओझा और विकास दिव्य कीर्ति को लेकर छात्र सवाल उठाने लगे। सोशल मीडिया पर छात्र इस मौन पर भी तंज कस रहे थे। खैर, घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद और दृष्टि कोचिंग के सील हो जाने के बाद छात्रों में सुविख्यात विकास दिव्य कीर्ति का बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने अपना पक्ष रखा है और क्या बातें कही है, सुनिए। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने अपना पक्ष देरी से रखने पर अफसोस जताते हुए कहा कि हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें। इस देरी के लिए उन्होंने माफी भी मांगी। उन्होंने शनिवार की घटना पर कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ हम हैं। यदि हम किसी भी तरह उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञता महसूस करेंगे। बातें करना अपनी जगह है, लेकिन क्या पीड़ित परिवार वालों के साथ जो हादसा हुआ है उनके बच्चे अब नहीं हैं? कोई किस तरीके से उनके लिए कुछ कर सकता है और क्या कर सकता है? विद्यार्थियों का रोष न्याय संगत है। दिव्य कीर्ति ने आगे कहा कि इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिखाई दे रहा है वह पूरी तरह से न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा यदि इस रोष को सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थाओं के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू कर दे। इस संबंध में हम सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने को तत्पर हैं। अब बात ये उठती है कि जब यहाँ पर विकास दिव्य कीर्ति सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, तो दिल्ली में बेसमेंट के अंदर जो गैर कानूनी तरीके से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी या फिर भ्रष्टाचार के आधार पर लाइब्रेरी का लाइसेंस लिया गया और उसके लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, वो सारी चीजों की व्यवस्था नहीं है। जब ये सारे लोग इतने पॉपुलर होने के बाद पैसा कमा रहे हैं और सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, तो क्या वो वहाँ पर जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं उनकी ही कोचिंग है, उस पर वो काम कर सकते थे? लेकिन यहाँ कहने का आशय है कि अपना बचाव करना है। सरकार निर्देश देगी तो करेंगे। सरकार ने तो पहले से ही निर्देश दिया हुआ है, आप पहले उसको तो निभा लेते। आपकी कोचिंग सील हुई है, क्यों हुई है, कितनी कमियां होंगी उसमें, वो तो आने वाला समय बताएगा। अगर विकास दिव्य कीर्ति की कोचिंग सील हुई है तो उसका कारण सिर्फ बेसमेंट रहा होगा। विदाउट बेसमेंट और उसमें प्रॉपर सुविधा का न होना, विकास दिव्य कीर्ति की कोचिंग का सील हो जाना, ये पूरी तरह से ये बताता है कि बातें करने में विकास दिव्य कीर्ति बहुत आगे हैं। रूल्स पर भी वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ही निर्देश का इंतजार
कर रहे हैं। साथ ही साथ विकास दिव्य कीर्ति का कहना है कि कोचिंग संस्थानों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो ऊपर से सरल दिख रही हैं, उतनी है नहीं। इसके कई पक्ष वे बताते हैं, जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर विरोध से जुड़ते हैं। डीडीए, एमसीडी तथा दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। इसी तरह दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों में भी काफी अंतर विरोध है। दिल्ली का जो मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं। आशा है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब 1 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें कांस बिंदुओं का समाधान मिल सकेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान तो दिए गए हैं, कम से कम उन्हीं का उपयोग कर लेते कोचिंग के मालिक, तो भी शायद ये 3 जानें बच जाती। दिव्य कीर्ति ने इस समस्या का स्थायी समाधान बताया है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम, लाइब्रेरीज, होटल खुद तैयार करेगी तो न ज्यादा किराए की समस्या रहेगी और न ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की। यहाँ पर कमाल की बात यह है कि आप दिल्ली में कोचिंग एक तरीके का बिजनेस चला रहे हैं, प्रवचन तो दे नहीं रहे हैं। अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, हर कोचिंग मालिक का अपना उस पर अधिकार होता है। सरकार कोचिंग मालिक के बिजनेस को खड़ा करने के लिए लाइब्रेरी बनाएगी, क्लासरूम बनाएगी, हॉस्टल खुद तैयार करेगी, तो भाई टीचर भी ला सकती है। IIT, IIM और बहुत सारे सरकारी संगठन हैं जहां पर अच्छे टीचरों की भर्ती एक नियम के तहत होती है। तो फिर आखिर क्यों दिव्य कीर्ति ऐसा बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट वाले हैं उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? आपको तो खुद इसकी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सरकार से ऐसी उम्मीद लगाना कहां तक सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर भेजें। अब बात आती है हमारे दूसरे प्रसिद्ध टीचर ओझा सर की। ओझा सर का कहना है, मैं कोचिंग बंद कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ। और क्या क्या बोला ओझा सर ने, सुनते जाइए, मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। ललन टॉप के साथ बातचीत में शिक्षाविद अवध ओझा ने कहा कि छात्रों को प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है। उन्होंने छात्रों को ज्ञान देते हुए कहा कि छात्र कह रहे हैं टीचर्स क्यों नहीं आए, लेकिन जब कुछ टीचर्स आए तो उनके साथ बदतमीजी करने लगे। अवध ओझा ने यह भी बताया कि राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के प्रोटेस्ट में वह शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, उसका कारण शायद बदतमीजी ही हो। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे से सभी परेशान हैं, जिसमें बेसमेंट में पानी भरने से 3 यूपीएससी कैंडिडेट्स की मौत हो गई। इस घटना के बाद छात्र राजेंद्र नगर में प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही उन शिक्षकों से भी नाराज हैं जो यूपीएससी के दुनिया के सेलिब्रिटी टीचर हैं। इस हादसे के बाद वे सभी गायब हो गए हैं, पर अवध ओझा और दिव्य कीर्ति पर छात्र जमकर बरसे हैं। हाल ही में ललन टॉप को दिए हुए इंटरव्यू में अवध ओझा ने बताया कि वह छात्रों को प्रोटेस्ट में क्यों नहीं पहुंचे। इसके अलावा शिक्षाविद ने बेसमेंट में क्लास चलाने को लेकर काफी कुछ कहा और छात्रों के प्रदर्शन के तरीके पर भी कई सवाल उठाए। यहाँ एक बात तो और है कि जो भी अपनी बात रखता है, चाहे अवध ओझा हो या फिर विकास दिव्य कीर्ति, ललन टॉप इस न्यूज को सबसे पहले कवर करता है। अब देखते हैं बाकी चैनलों पर इनके क्या बयान होंगे। अभी हम बात करते हैं कि अवध ओझा ने बेसमेंट में 3 बच्चों की मौत को लेकर क्या कहा। बेसमेंट में 3 बच्चों की मौत होने पर अवध ओझा ने दुख जताया और बेसमेंट में क्लास चलाने को एक गंभीर समस्या बताया। अवध ओझा ने इस बात का खुलासा भी किया कि एक बार बेसमेंट में दम घुटने से उनके दोस्त की भी मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुझे बेसमेंट की क्लास मिल रही थी पूसा रोड पर 4 लाख रुपए कम में। मालिक ने मुझसे कहा कि मैं आपको बेसमेंट 18 लाख रुपए में दे दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि बेसमेंट में जाना ही नहीं है। मैं जानता हूं कि बेसमेंट की क्या स्थिति है और आज नहीं तो कल आप देख लेना ये सारी बेसमेंट बंद हो जाएंगी। अवध ओझा ने कहा कि बेसमेंट एक कंसंट्रेशन कैंप की तरह है, आप अंदर चले गए तो आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने बताया कि एक बार जब वे बेसमेंट में क्लास ले रहे थे तब भूकंप आ गया, बच्चे भागने लगे तो उन्होंने सुझाया कि भागने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे निकलिए। बेसमेंट का मतलब
आप ये मानकर चलो कि जो भी बेसमेंट में बैठा हुआ है उसकी जान तो दांव पर लगी हुई है। साथ ही साथ अवध ओझा का कहना है, और जहां तक लगता है कि उनका कहना सही भी है, कि कोचिंग सील होने को उन्होंने अस्थायी बताया है। जब अवध ओझा से सवाल पूछा गया कि आप लोगों ने पहले कभी शिकायत की है कि जो मालिक है वो बेसमेंट में क्यों क्लासेस चला रहे हैं, इस पर अवध ओझा ने कहा कि कोचिंग के पास एक ही जवाब होता है, आप अपने लिए फिर ऐसी कोचिंग देखिए जहां बेसमेंट में क्लास ना हो। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है सबके पास बेसमेंट में क्लास है। सारी कोचिंग सील नहीं हुई है। जो छोटी छोटी कोचिंग चला रहे हैं उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन बड़ी बड़ी कोचिंग खुली हुई है। इस पर जब उनको ये बताया गया कि दृष्टि IAS और बड़ी कोचिंग को भी सील किया गया है, तो अवध ओझा ने कहा कि जब 2023 में मुखर्जी नगर कोचिंग में आग लगी तो बच्चों का कोचिंग से कूदता हुआ वीडियो देखा गया था। उस समय कहा गया था कि मुखर्जी नगर सील हो गया है, लेकिन कहां सील हुआ? मुखर्जी नगर 61 बच्चे ऑफिशियल रिकॉर्ड पर घायल हुए थे, फिर वहां सारी चीजें चल रही हैं। अवध ओझा का कहना है कि प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के लीडर से वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है हम इस पर चाहे कितना भी प्रोटेस्ट करें, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुस्से में जिसे भी गाली दे रहे हैं यह उनका हक है, वो गलत नहीं कर रहे हैं। वो एकदम गाली दे रहे हैं कि आप हमारे लिए क्यों नहीं लड़ रहे, लेकिन लड़ने का एक तरीका होता है। अवध ओझा ने बताया कि उन्होंने आज एक प्रोग्राम निकाला है और इसी हफ्ते प्रदेश और केंद्र के लीडर से वो मिलने वाले हैं और अपने प्रस्ताव को उनके सामने वो रखेंगे, और इस बात को ध्यान में रखा जाए कि भविष्य में ऐसी घटना होगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने नहीं अवगत कराया था। छात्रों के मार्गदर्शन को लेकर अवध ओझा ने कहा कि जिस समस्या के लिए छात्र परेशान है उस तरफ से ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका ध्यान अवध ओझा और विकास दिव्यकीर्ति पर जाकर केंद्रित हो गया है। ओझा सर का कहना है कि अगर तुम इतने समझदार और इतने ताकतवर बने होते तो यह स्थिति ही नहीं आती। उनका कहना है कि मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति का विकास करना चाहिए। प्रोटेस्ट का अपना एक तरीका है। गांधी जी ने 2 साल आंदोलन चलाया, उसमें ना तो कोई मारा गया और ना ही कोई पीटा गया, ना किसी पर पानी छिड़का गया, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उतरकर कूदना नहीं होता। जलियांवाला बाग कब घटित हुआ? 1919 में, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ 1920 में। इन सब के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, स्वरूप बनाना पड़ता है। अब जब उनसे सवाल पूछा गया कि टीचर क्यों नहीं आए, उनका कहना है कि जब भी टीचर आते हैं तो आप उनके साथ बदसलूकी कर रहे हो, बायकॉट कर रहे हो। तनु जैन प्रोटेस्ट में गई, उन्होंने ट्वीट किया, अरे भाई टीचर कोई भी आया तो आपके दर्द सुनने के लिए, आप उसको बोलो तो कि ये दर्द है। जो टीचर गए उनको स्वीकारना चाहिए, बोलना चाहिए। उनके साथ बदसलूकी का क्या मतलब है? शांति बनाना है, इस मुद्दे को उठाया है, आगे लेकर चलना है। सरकार को इस बात से अवगत कराना है कि हमारे सामने ये चुनौतियां हैं। सेफ्टी का कानून बनाना चाहिए। आंदोलन की समीक्षा होती है। जब अवध ओझा से पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए प्रोटेस्ट में, तब अवध ओझा ने जवाब में कहा कि एक बार बिहार के एक लड़के ने मुझे मैसेज किया कि सर हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलने के लिए आएं, लेकिन आप एक ख्याल कर रखिएगा कि यहाँ सिर्फ तैयारी के छात्र नहीं हैं, यहाँ और भी छात्र हैं, तो कृपया करके अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखें। अगर मान लीजिए वहाँ कुछ हो जाता है तो बाद में लोग अवध ओझा से ही कहेंगे कि मास्टर आप गए क्यों, आप क्यों कूद गए आग में, आपको बच्चों से बात करनी चाहिए। अवध ओझा का कहना है कि राजेंद्र नगर प्रोटेस्ट में जो लड़के हैं उनको बुलाओ, वो उनसे बात करेंगे। ऐसे नहीं होता है कि भीड़ में हम गए और वहाँ पर कूद गए। भीड़ में अनसोशल एलिमेंट भी बैठे हुए होंगे। अगर उन्होंने आग लगा दी, अराजकता फैला दी, फिर तो इनका कैरियर खत्म हो जाएगा। बिहार के एक डीएम की हत्या हुई थी सिर्फ इसी बात पर। ये कौन जानता है कि आज वहाँ सिर्फ स्टूडेंट हैं। अवध ओझा का कहना है कि जो लीडर है उनको बुलाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनको एक ज्ञापन देना चाहिए ताकि मुद्दे को सही तरीके से रखा जाए। साथ ही साथ अब कानून बनाना चाहिए। अवध ओझा से जब पूछा गया कि मान लीजिए छात्रों ने ज्ञापन दिया और कोई एक्शन नहीं लिया तो आप लोग अपनी तरफ से क्या करेंगे? आप और विकास दिव्यकीर्ति इस विरोध के केंद्र में कैसे आ गए हैं? सोशल मीडिया पर
पर आलोचना होने पर अवध ओझा ने कहा कि विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा केंद्र में इसलिए आ गए क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का युग है उस पर अगर राउज IAS डाला जाएगा तो उस पर ना तो कोई सब्सक्राइबर आएगा और ना ही व्यूअरशिप आएगी। ये जो एल्गोरिथम का खेल है सोशल मीडिया का, उसके चक्कर में आए हैं। मेरी जो कोचिंग है अवध ओझा कोचिंग, अगर उसमें एक भी सेफ्टी मानक पूरा नहीं हुआ होगा तो मैं कोचिंग बंद कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं छात्रों से हाथ जोड़कर कह देता हूँ कि जब ऑनलाइन क्लास चलती है तो सबको क्या जरूरत है दिल्ली आने की। इलाहाबाद का लड़का है, इलाहाबाद में रहकर भी पढ़ सकता है, तो तुम क्यों 25,000 रुपए यहाँ रूम का रेंट दे रहे हो? तुमको 5,000 में बेहतरीन लाइब्रेरी की सुविधा अपने ही शहर में मिल जाएगी। अब दिल्ली का वो लड़का आए जिसको लगता है कि हमारे घर में राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जिनको लगता है कि वह घर पर रहकर नहीं पढ़ पाएगा, वो आए और दिल्ली सिर्फ उनको ही आना चाहिए। बाकियों को अवध ओझा हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ऑनलाइन में इतने बेहतरीन टीचर हैं और सब सही पढ़ाते हैं। अब के दौर में आपकी सुरक्षा आपके हाथ में स्वयं है। अब तो हाइब्रिड सिस्टम भी आ गया है। आप ऑनलाइन मोड में क्यों नहीं एडमिशन ले रहे हैं? क्या जरूरत है दिल्ली में आकर भीड़ लगाने की? बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है, हर कोई चाहे टीचर हो, कोचिंग का मालिक हो या अन्य, सब सेफ साइड खेल रहे हैं। कोई समस्या है उसे बस पास कर दो या किसी के ऊपर टाल दो। यही चलता रहा है, यही चलता रहेगा। छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। लगातार ताजा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।